हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो रही है, सब लोग आ जाइए। अभी तक हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में हम बहुत सारे वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश में और खासकर ग्वालियर में तोमर वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल के क्लास में हम परमार वंश के बारे में अध्ययन किए थे, उससे पहले चंदेल वंश के बारे में अध्ययन किए थे और इसके पहले प्रतिहार और कलुचरी वंश के बारे में अध्ययन किए थे। आज अपन मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर में तोमर वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भैया। और तोमरों का तो भैया ये मुरैना ग्वालियर गढ़ है, तमरघार बोलते हैं, है ना। इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उतना आवाज आएगा। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में तोमर वंश। तोमर वंश के बारे में बात करते हैं और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर था। ठीक है भैया। तो इसको अपन दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो ग्वालियर और ग्वालियर में तोमर वंश और पहले तोमरों के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि तोमर वंश ग्वालियर के अलावा दिल्ली में भी था, है ना। चलिए, तो पहले हम कुछ बात ग्वालियर के बारे में करते हैं। ग्वालियर का जो पुराना नाम था वो गोपाचल पर्वत था। क्या नाम था बेटा? गोपाचल के नाम से जानते थे। और ग्वालियर का जो किला है राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ये मुरैना जिले में एक जगह है सिहोनिया मुरैना। यहाँ का एक सरदार था और किस वंश का था? कछवा वंश का। तो ध्यान रखें कि ग्वालियर किले का निर्माण कछवा वंश के राजा सूरज सेन ने करवाया था और टाइमिंग था 525 ईस्वी। 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन, जो किस वंश के थे बेटा? कछवा वंश के थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। 525 ईस्वी में इसका जो निर्माण था राजा सूरज सेन ने कराया था। क्लियर? आज भी कभी ग्वालियर किले पे जाएं तो वहां इन्हीं के नाम पर बना हुआ है सूरज कुंड इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ये मुरैना जिले में एक जगह है सिहोनिया, वहां के सामंत थे, वहां के सरदार थे कछवा वंश के। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। इस किले को एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में या भारत के किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। बेटा दिख रहा है? आवाज समझ में आ रही है? हाँ, एक प्रश्न है कि किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आप बताएंगे ग्वालियर के किले को। आप सुने होंगे मुगल वंश का फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहता है अपनी बायोग्राफी में कि ये किलों का रत्न है, किलों का रत्न है। हाँ, बाबर ने कहा था या किलों का मोती है। ध्यान रखें, किलों का मोती या किलों का रत्न, इस किले को किसने कहा? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल वंश का फाउंडर था। बेटा क्लियर है? अभी हम केवल ग्वालियर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम ग्वालियर में तोमर वंश कैसे स्थापित हुआ इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे।
बेटा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस ग्वालियर में राजा सूरजसेन जो कछवा वंश के थे, इस वंश के बाद और भी कई वंश के शासकों ने शासन किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के इस ग्वालियर में पाल पाल बोलते हैं या बघेल वंश बोलते हैं, बघेल वंश के शासकों ने समथिंग 700 वर्षों तक शासन किया। इसी ग्वालियर पर पाल या बोलते हैं बघेल वंश के शासकों ने 700 ईयर तक 700 वर्षों तक शासन किया। और पाल वंश के बाद प्रतिहार वंश के शासकों ने यहां पर शासन किया। हम आपको ग्वालियर का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। आप सुने, आपको इस क्लास में बड़ा मजा आएगा। जो घटनाएं आपने नहीं पढ़ी होंगी वो आपको सुनने को मिलेंगी। तो पहले तो कछवा वंश ने शासन किया, ये लिखा हुआ है कछवा। उसके बाद पाल वंश के शासकों ने शासन किया। इसके बाद प्रतिहार वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। हम आपको एक दिन बताए थे कि ग्वालियर किले में ग्वालियर का अभिलेख मिलता है, ग्वालियर का अभिलेख प्राप्त होता है। इस किले में, इस अभिलेख में राजा मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं। और ये मिहिर भोज इसी वंश का था जिसे हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो याद रखें, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था मिहिर भोज, इसकी उपलब्धियों का जो वर्णन है वो ग्वालियर अभिलेख में प्राप्त होता है। याद रखें ये कि ग्वालियर अभिलेख में किस वंश के शासक का वर्णन मिलता है या उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे मिहिर भोज के बाद, मिहिर भोज या प्रतिहार वंश के बाद ग्वालियर पर तोमर वंश के राजाओं ने शासन किया। इसके बाद तोमर वंश के राजाओं ने शासन किया है। कब बेटा? प्रतिहार वंश के बाद। प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश के राजाओं ने शासन किया। आगे चलते हैं अपन। तोमर वंश के बाद आपने सुना है कि ग्वालियर पर बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए थे। ग्वालियर पर तोमर वंश का जो लास्ट टाइम चल रहा था, यहां पर आक्रमण हुए। आपको पता है कि 1019 में गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ग्वालियर पर आक्रमण करता हुआ लूट के ले गया था इसको। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर को जीता, ग्वालियर को विजय किया। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर को विजय किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1231 में इल्तुतमिश जो ऐबक का गुलाम था, इसने ग्वालियर को विजय किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर को विजय किया। और जो यहाँ पर प्रतिहार वंश के शासक थे उनको भी पराजित किया। नाम क्या था बेटा? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के बाद इसी समय जो है, इसके बाद जो है ग्वालियर में जो है तोमर वंश की स्थापना हुई थी ना। ये जो आक्रमण है ये प्रतिहार वंश के शासन काल में हुए थे। कौन सा? पहला गजनवी ने आक्रमण किया, फिर ऐबक ने आक्रमण किया, और फिर इल्तुतमिश ने ग्वालियर के प्रतिहार राजाओं को पराजित किया। और इन मुस्लिम आक्रमणों के बाद ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना हुई। ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना हुई। तो सबसे पहले कछवा है, फिर पाल है, फिर प्रतिहार है, और फिर तोमर वंश की जो स्थापना है वो ग्वालियर में होगी। तोमर वंश में बहुत सारे राजा होंगे जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देव बर्मन जो है यहाँ पर तोमर वंश की स्थापना करेगा। फिर कीर्तिपाल है, मानसिंह तोमर है, विक्रमाजीत सिंह तोमर है। अभी हम तोमरों के बारे में विशद अध्ययन करेंगे।
इसके बाद तोमर वंश के बाद ग्वालियर में मुगल शासन स्थापित होगा। मुगल शासन स्थापित होगा। मुगलों का भी शासन ग्वालियर पर रहा। तोमरों के बाद मुगल वंश की स्थापना ग्वालियर में हुई। इसके बाद मुगलों के बाद हम बात करें तो जाट और राणा वंश के राजाओं ने यहां पर शासन किया। मुगलों के बाद जाट वंश या राणा वंश के शासकों ने यहां पर शासन किया है। भीम सिंह राणा और छतर सिंह राणा, इस वंश के जो तो महान प्रतापी राजा हुए हैं उनमें भीम सिंह राणा है और छतर सिंह राणा है। इन्होंने यहां पर शासन किया। आज भी ग्वालियर के किले में छतर सिंह की छतरियां हैं। आज भी ग्वालियर किले में छतर सिंह की छतरी है, यहां पर बनी हुई है। आगे चलते हैं अपन बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो अपन आ गए। मुगलों के बाद जो है राणाओं ने यहां पर शासन किया। राणाओं के बाद सिंधिया या बोलते हैं मराठा। इसके बाद सिंधिया वंश के राजा महादजी सिंधिया, नाम सुने होंगे आप, महादजी, या मराठाओं ने शासन किया और मराठाओं के बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तो ये है ग्वालियर का इतिहास कि ग्वालियर पर किन किन वंश के राजाओं ने शासन किया, वो अभी आप पढ़े। फिर एक बार देख लीजिए, ग्वालियर की स्थापना, ग्वालियर किले की स्थापना राजा सूरज सेन ने करवाई थी, जो सिहोनिया से थे। इन्होंने यहाँ पर ये किला बनवाया था 525 ईस्वी में, और इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये किला भारत के अजेय किलों में शामिल है। 350 फीट ऊंचाई पर बना हुआ था किला। तो ये जो है, इस किले को बाबर ने किलों का रत्न या किलों का मोती कहा, और इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यही आया है कि इनमें से किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसके बाद ग्वालियर के किले पर पाल या बघेल वंश के शासकों ने शासन किया। फिर प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया। प्रतिहार वंश का जो शासन था यहाँ पर, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुए, उन्होंने ग्वालियर को भी आक्रांत किया। 1019 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर को जीता। इसके बाद 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर को विजय किया। और इसके बाद ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना हुई। और तोमर वंश के बाद मुगल वंश। तोमर वंश जो है, अंतिम शासक इसका जो था विक्रमाजीत सिंह तोमर, वो पानीपत के युद्ध में लड़ा था और बाबर से हार गया था, और बाबर ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। और मुगलों के बाद जाट और राणा वंश के राजाओं ने शासन किया। राणा वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं इस पर, वो भीम सिंह है और छतर सिंह राणा है। और राणाओं के बाद ग्वालियर पर सिंधिया या मराठा वंश के राजाओं ने शासन किया, और उसके बाद ये अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। और जब भारत आजाद हुआ तो ग्वालियर को पार्ट बी जो रियासतें बनाई गई थी, इसमें शामिल किया गया था। और पार्ट बी के जो राज प्रमुख थे, जीवाजीराव सिंधिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, और पार्ट बी फिर मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। तो ये जो है ग्वालियर का जो इतिहास है, वो ये है जो भी आप पढ़ रहे थे। बेटा साफ कर दे, एक बार और देख लीजिए, फिर साफ कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? महमूद गजनवी, हाँ, आक्रमण किया था 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ग्वालियर के इतिहास के बारे में है, और ग्वालियर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं जो एमपी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको भी हम अभी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि तोमर वंश क्या था जो ग्वालियर में स्थापित हुआ। तोमर वंश भारत के राजपूतों का एक महत्वपूर्ण वंश है। तोमर चंद्रवंशी राजपूत कहे जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये चंद्रवंशी राजपूत हैं। तोमर बेटा क्या है? चंद्रवंशी राजपूत हैं।
इनकी जो उत्पत्ति है, हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति है वो महाभारत काल से देखने को मिलती है। महाभारत काल से इनका जो है आरंभ होता है। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में पांडव थे, पांडव और कौरव। तो पांडवों का जो 5 पांडव हैं और जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु इसकी शादी हुई थी उत्तरा से। उत्तरा जो कृष्ण की बहन भी हैं, भगवान कृष्ण की बहन उत्तरा, और इस शादी से पैदा हुए थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित पैदा हुए थे और राजा परीक्षित के बाद जनमेजय पैदा हुए थे। राजा जनमेजय पैदा हुए। ये वही जनमेजय हैं जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था, सर्प यज्ञ या नाग यज्ञ किया था। और भगवान कृष्ण ने जो है इस यज्ञ में सारी सर्प जाति नष्ट होने वाली थी, तो भगवान कृष्ण ने इसको बचा लिया था। और इसी वंश के हैं तोमर। जन्मेजय के बाद ही आगे तोमर वंश बढ़ता है। इसलिए याद रखें, तोमरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि तोमरों को ये वचन मिला हुआ है कि इन्हें कोई भी सर्प काटेगा तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये आज भी ये बात मानी जाती है कि तोमरों को सर्प काटने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा इनको इस दौरान कुछ वचन वगैरह मिला था, ऐसा माना जाता है। इसी जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था और इनको ये वचन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये तोमर वंश का प्रारंभिक इतिहास है। तो पांडवों से मिलता है तोमर वंश का जो इतिहास है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसी वंश के जो राजा आगे हुए हैं उनका नाम था अनंग पाल सिंह तोमर। इसी वंश में आएंगे अनंग पाल सिंह तोमर, जिन्होंने ढिल्लिका नगर, ढिल्लिका या जिसको आप आज दिल्ली कहते हैं, इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते थे महाभारत काल में, यहीं पर तोमर वंश की स्थापना की थी। तोमर वंश की स्थापना की थी। याद रखें कि तोमर वंश का जो फाउंडर है वो अनंग पाल सिंह तोमर हैं। इन्होंने दिल्ली या ढिल्लिका या इंद्रप्रस्थ में तोमर वंश की स्थापना की थी। इनके कोई बेटा नहीं था, तो इनकी जो बेटी का पुत्र है वो थे तो चौहान वंश, और चौहानों ने दिल्ली को इनसे छीन लिया था। चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने अनंग पाल सिंह तोमर को छीन लिया था। इसलिए आज भी कहा जाता है कि दिल्ली तोमरों की है। चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बेटा क्लियर है? अनंग पाल सिंह तोमर ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। इसका जो टाइमिंग है 736 ईस्वी है। बेटा कितना है? अभी हम दिल्ली से तोमर वंश का स्टार्ट कर रहे हैं। यही तोमर वंश ग्वालियर में स्थापित होने वाला है। अभी हम चर्चा करेंगे। हम तोमरों को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किए हैं कि तोमर कहां से स्टार्ट हुआ। तो पांडवों के वंशज हैं तोमर, अभिमन्यु के बाद परीक्षित, और उसके बाद जन्मेजय, और उसके बाद इसी पीढ़ी में आगे जाके अनंग पाल सिंह तोमर ने 736 ईस्वी में दिल्ली या ढिल्लिका नगर या इंद्रप्रस्थ में ये स्थापना की थी। बेटा यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? समझ में आ रहे हैं? क्लियर? तो इन राजपूत जो है, ये तोमर वंश जो है दिल्ली से स्थापित हुआ, आगे आया। इसके बाद क्या हुआ? जब चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जब चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अनंगपाल सिंह तोमर ने इसको वापस लेने का प्रयास किया, तो युद्ध की संभावना थी। इसलिए अनंगपाल तोमर युद्ध नहीं लड़े और पृथ्वी चौहान को दिल्ली देकर अपने इसी क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं तमर घार, तमर घार, तोमरों को तंबर ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? तमर। तो जिस क्षेत्र में तमर रहते थे उसे तमर घार कहा गया। ये ग्वालियर और मुरैना
के आसपास का क्षेत्र था। ये ग्वालियर और मुरैना के जो आसपास का क्षेत्र था उसे तमरघार कहते हैं, आज भी इसे तमरघार कहते हैं। इसके बाद अनंगपाल सिंह तोमर जो थे उन्होंने मुरैना का एक जगह पड़ता है ऐसहा, ऐसा में इस तोमर वंश को स्थापित किया। सबसे पहले इन्होंने मुरैना के ऐसहा में तोमर वंश की स्थापना की और इनका नाम था अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय। अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय थे। ये फर्स्ट हैं और ये द्वितीय हैं। तो प्रश्न ये है कि चंबल क्षेत्र में या ग्वालियर के किस क्षेत्र में अनंगपाल सिंह तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की? तो डिस्ट्रिक्ट मुरैना और जगह का नाम है ऐसहा। ऐसहा में इन्होंने स्थापना की। क्लियर है बेटा? इन अनंगपाल सिंह तोमर का जो लड़का था वो सोनपाल तोमर था। बेटा क्या नाम था? सोनपाल तोमर। अनंगपाल तोमर द्वितीय का जो लड़का हुआ वो सोनपाल तोमर हुआ, जिसने मुरैना में सिहोनिया, आप नाम सुने होंगे, सिहोनिया की स्थापना की। मुरैना में सिहोनिया एक जगह का नाम है, इसकी स्थापना किया था। सोनपाल ने मुरैना जिले में सोहनिया या सिहोनिया भी कहते हैं इसको, इसकी स्थापना की थी। और इन्हीं सोनपाल ने अपनी पत्नी कनकवती, अपनी पत्नी का नाम था कनकवती, इनके लिए ककनमठ का निर्माण किया था। ककनमठ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, ये भी मुरैना जिले में है, बहुत शानदार बना हुआ है। इसका निर्माण किया था राजा सोनपाल ने। समझ में आ रहा है बेटा? राजा सोनपाल ने सिहोनिया में ही ककन मठ का निर्माण किया था। बोलो बेटा, क्लियर बेटा? शांति से पढ़ें और कमेंट्स क्या लिख रहे हैं इसका भी ध्यान रखें, है ना? हाँ भाई, तो सोनपाल ने सिहोनिया में ककन मठ का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा वो था देवबरम। देवबरम ये राजा रहा। इस राजा ने 1409 में ग्वालियर में, इस राजा ने 1409 में ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। तोमर वंश की स्थापना की। याद रखें, अभी तक तोमर मुरैना जिले में थे और 1409 में तोमर राजा देवबरम, नाम क्या है? राजा देवबरम ने ग्वालियर में तोमर वंश स्थापित किया। 1409 में राजा देवबरम ने ये स्थापना की थी। बोलो बेटा। और देवबरम ग्वालियर के प्रथम महाराज हैं। तोमर वंश के प्रथम महाराज कहा जाता है इनको। ग्वालियर के प्रथम महाराज का नाम जो है वो देवबरम है। अभी तक ये मुरैना जिले में है और अब ये ग्वालियर जिले में आ गए हैं। नाम है इनका देवबरम। ये तोमर वंश के प्रथम महाराज कहे जाते हैं। तोमर वंश के प्रथम महाराज कहे जाते हैं। नाम था इनका देवबरम। इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर तोमर वंश की स्थापना की। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए, तो देवबरम इस वंश का फाउंडर था ग्वालियर में। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देवबरम के बाद कीर्तिपाल, देवबरम के बाद कीर्तिपाल तोमर वंश के राजा बने। पहले कौन है बेटा? देवबरम। दूसरे कौन है? कीर्तिपाल। तोमर वंश के राजा बने। दूसरे बेटा कौन है बेटा? कीर्तिपाल हैं जो तोमर वंश के राजा बने। इनके समय ग्वालियर पर पहलो लोधी ने आक्रमण किया था।
जो दिल्ली में लोदी वंश था उसका शासक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो यहाँ का राजा कौन था? तो उसका नाम होगा कीर्तिपाल। बेटा क्या नाम होगा? कीर्तिपाल नाम होगा। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी दिल्ली का शासक है, लोदी वंश का शासक है। इसने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो यहाँ का राजा कौन था बेटा? कीर्तिपाल था। यहाँ का राजा जो है कीर्तिपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तिपाल के बाद, ये तोमरों की वंशावली है। कीर्तिपाल के बाद, कीर्तिपाल के समय ग्वालियर पर किसने आक्रमण किया था बेटा? बहलोल लोदी ने। और इसके बाद कल्याणमल, कल्याणमल तोमर वंश का शासक बना। इसके बाद जो है कल्याणमल तोमर वंश के शासक बने थे। तोमर वंश का जो शासक है वो कल्याणमल बना था। और कल्याणमल के बाद सबसे महान शासक जो ग्वालियर में तोमर वंश का है उनका नाम है मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर, इनके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। ये इसी वंश के हैं और इनका टाइमिंग है 1486 से 1517। 1517 का समय है ये तोमर, मानसिंह तोमर। इनके बारे में काफी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या नाम था बेटा? मानसिंह तोमर जी। कल्याणमल के बाद मानसिंह तोमर शासक बने। चलिए, जब मानसिंह तोमर शासक थे, जब मानसिंह तोमर ग्वालियर के शासक थे तो ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया था। बेटा किसने किया था? इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था, इसने आक्रमण किया। ध्यान रखें, जब बहलोल लोदी ने आक्रमण किया तो कीर्तिपाल शासक था। बहलोल लोदी ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया था तो शासक थे कीर्तिपाल। लेकिन जब इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया तो शासक कौन थे? मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर खतौली के युद्ध में, खतौली एक जगह का नाम है ग्वालियर के पास, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा और पराजित हुआ। 1517 में इब्राहिम लोदी ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो राजा मानसिंह तोमर यहाँ के शासक थे और इन दोनों के बीच में खतौली का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1517 में। इसमें मानसिंह की पराजय हुई। मानसिंह तोमर की क्या हुई बेटा? पराजय हुई। इस युद्ध में मानसिंह तोमर की पराजय हुई और वो शहीद हो गए। बेटा क्या हो गए? शहीद हो गए। मानसिंह तोमर की पराजय हुई और मानसिंह तोमर इस युद्ध में शहीद हो गए। इस युद्ध का नाम था खतौली का युद्ध। बेटा क्या नाम था? खतौली का युद्ध था। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, आगे चलते हैं। और मानसिंह तोमर के बाद जब ये मानसिंह तोमर खत्म हो गए तो इनका जो बेटा था उसका नाम था विक्रमाजीत सिंह तोमर। विक्रमाजीत सिंह तोमर ये शासक बना 1517 में। 1517 में विक्रमाजीत सिंह शासक बना तोमर वंश का। तोमर वंश का शासक कौन बना बेटा? विक्रमाजीत सिंह तोमर। विक्रमाजीत सिंह तोमर तोमर वंश का अंतिम शासक है। विक्रमाजीत सिंह तोमर तोमर वंश का अंतिम शासक था। एक प्रश्न आता है कि तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विक्रमाजीत सिंह तोमर था। विक्रमाजीत सिंह तोमर के समय भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ था और बाबर ने आक्रमण किया था। बेटा किसने किया था? बाबर। 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, हाँ, बाबर
वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विक्रमाजीत सिंह तोमर ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। याद रखें, विक्रमाजीत सिंह तोमर ने किसका साथ दिया था? इब्राहिम लोदी का। उसी इब्राहिम लोदी का साथ दिया जिसने ग्वालियर पर आक्रमण किया था और मानसिंह तोमर को पराजित किया था। उसी इब्राहिम लोदी का साथ विक्रमाजीत सिंह तोमर ने दिया और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। बेटा कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए शहीद हो गया था। एक इतिहास का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय इतिहास में वो शासक कौन था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुआ? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक रहा है जो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुआ। बाबर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि इब्राहिम लोदी बड़ा वीर है पर उसे लड़ना नहीं आता और इब्राहिम लोदी शहीद हो गया। और बाबर ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। बाबर ने क्या किया बेटा? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखें, बाबर ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध है ये जो हुआ है इसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। बच्चों समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको तोमर वंश में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ते हुए शहीद हो गया और इसी युद्ध में विक्रमाजीत की भी हार हुई और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया बाबर ने। आप सुने होंगे एक वर्णन आता है कोहिनूर का। कोहिनूर इसी युद्ध के बाद बाबर ने विक्रमाजीत से छीन लिया था। ध्यान रखें, कोहिनूर बाबर ने छीन लिया और अपने बेटे हुमायूं को गिफ्ट कर दिया था। यहीं से कोहिनूर मुगलों के पास चला गया। ध्यान रखें, 1460 से 1526 तक कोहिनूर तोमरों के पास था। तोमर वंश के राजाओं के पास रहा है। 1460 से तोमरों ने एक शासक था मालवा का, उसका नाम था होशंग शाह। होशंग शाह से छीना था। होशंग शाह से कोहिनूर प्राप्त हुआ था तोमर वंश को और 1526 में कोहिनूर को मुगलों ने छीन लिया, बाबर ने छीन लिया। द माउंटेन ऑफ लाइट कहते हैं, याद रखना कोहिनूर का नाम क्या है? द माउंटेन ऑफ लाइट, ये कोहिनूर को कहा जाता है। कोहिनूर को द माउंटेन ऑफ लाइट कहते हैं। कोहिनूर को माउंटेन ऑफ लाइट कहते हैं। 105 कैरेट का हीरा था ये, 105 कैरेट का हीरा है ये। इसका नाम है कोहिनूर और ये कोहिनूर गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। अभी मुगलों के पास है और ये वर्तमान में इंग्लैंड के पास है। इंग्लिश लोग इसको ले गए थे। भारत सरकार इस कोहिनूर को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, कोहिनूर साउथ में है। कोहिनूर गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था और कोहिनूर वर्तमान में ब्रिटेन सरकार के पास है। भारत सरकार इस कोहिनूर को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है और कोहिनूर को द माउंटेन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। ये बेटा कहां से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर। बेटा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तोमर वंश के जो अभिलेख हैं मुरैना के मितावली से प्राप्त हुए हैं। मितावली
एक जगह है, ये मुरैना में है। तो तोमर वंश के जो अभिलेख हैं मिताउली से प्राप्त हुए हैं। मिताउली से तोमर वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मिताउली, पड़ाउली, ये सब मुरैना जिले में है। मुरैना के मिताउली से तोमर वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तोमर वंश के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? मुरैना जिले से प्राप्त हुए हैं, मिताउली में। बिटा के चले। अब हम बात करते हैं मानसिंह तोमर के बारे में, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब देखिए, ये जो है तोमर का इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उनकी जो वंशावली है वो हम पढ़े। राजा देवबरम ने तोमर वंश की स्थापना की। इसी वंश में आगे कीर्तपाल तोमर हुए, फिर कल्याणमल तोमर हुए, मानसिंह तोमर हुए और विक्रमाजीत सिंह तोमर हुए। और ये तोमर पांडवों के उत्तराधिकारी हैं या पांडवों के वंश से हैं। आगे बात करते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो मध्य सामान्य ज्ञान में परीक्षा उपयोगी हैं उनकी हम बात करते हैं। अब देखिए, राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर, एक प्रश्न आता है कि तोमर वंश का सबसे महानतम शासक कौन हुआ? तो उसे हम बोलते हैं राजा मानसिंह तोमर। और इनकी जो टाइमिंग है यहां से लेकर यहां तक है, 1486 से 1517 तक का जो समय है मानसिंह तोमर के नाम से जाना जाता है। कौन थे बेटा? मानसिंह तोमर थे। आगे बढ़ते हैं। मानसिंह ने, अब इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है सुनिए। मानसिंह ने एक संगीत ग्रंथ लिखा। मानसिंह ने मान कौतूहल, याद रखें, मान कौतूहल एक पुस्तक लिखी थी। मान कौतूहल एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का विषय क्या है? संगीत। याद रखें, संगीत पर राजा मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल नाम से किताब लिखा था। एक संगीत ग्रंथ था जो लिखा। मानसिंह ने मान कौतूहल एक संगीत पर किताब लिखी थी 1516 में। तो याद रखें कि मान कौतूहल पुस्तक का विषय क्या है, तो आप बताएंगे संगीत है, संगीत ग्रंथ है ये। आगे बात करते हैं। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। ध्यान रखें बेटा ये प्रश्न कि जो है ध्रुपद को संरक्षण ग्वालियर में किसने दिया था? तो मानसिंह। एक तो बेटा हो गया मान कौतूहल, और दूसरा ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। हाँ, मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया। बेटा कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। राजा मानसिंह का समय ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ग्वालियर का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजा मानसिंह का तोमर का जो समय है ग्वालियर का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजा मानसिंह तोमर का जो समय है ग्वालियर का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। राजा मानसिंह तोमर के नाम पर, राजा मानसिंह तोमर के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है। संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है ग्वालियर में। याद रखें, मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय 2008 में बनाया गया और वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। पवन पंडित जी समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, बड़ा इजीली हम क्लास पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं आप लोगों के। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं आप। ओके, तो
प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो ग्वालियर में है। कब स्थापित हुआ? 2008 में स्थापित हुआ। किसके नाम पर स्थापित हुआ? तो आप बताएंगे राजा मानसिंह तोमर के नाम पर स्थापित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने एक प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। बेटा क्या बनवाया? गुजरी महल। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था, जो ग्वालियर के किले में है। और मान महल, या हम बोलते हैं मानसिंह महल बनवाया, ये भी ग्वालियर के किले में है। मानसिंह महल और मृगनयनी महल दोनों ही ग्वालियर के किले में है। मानसिंह महल में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है। मानसिंह महल, मानसिंह पैलेस ग्वालियर के किले में है। यहीं पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, जो अमिताभ बच्चन की आवाज में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और सुन लीजिए, जो एमपीपीएससी में आया था कि मृगनयनी नाम से एक उपन्यास भी है। तो प्रश्न यह है कि मृगनयनी उपन्यास कौन ने लिखा है? और इनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, याद रखें, वृंदावन लाल वर्मा ने 2 उपन्यास लिखे थे। एक मृगनयनी था, जो इनके नाम पर है, और दूसरा था झांसी की रानी। दूसरा है झांसी की रानी। ये दोनों उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के हैं। झांसी की रानी कविता नहीं, कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आपने पढ़ी होगी बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उस कविता का जो राइटर है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। बट झांसी की रानी जो उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। और इन्हीं वृंदावन लाल वर्मा ने एक मृगनयनी नाम से भी उपन्यास लिखा है। और मृगनयनी राजा मानसिंह तोमर की प्रेयसी थी। क्या थी बेटा? प्रेयसी थी। मृगनयनी गुजर जात से थी और राजा मानसिंह तोमर की प्रेयसी थी। और इन्हीं की याद में गुजरी महल बनवाया है। याद रखें, ग्वालियर के किले में मृगनयनी महल नाम से कोई बिल्डिंग नहीं है। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा महल ग्वालियर किले में नहीं है? गुजरी महल, मृगनयनी महल, मानसिंह महल। तो मृगनयनी महल नहीं है। मृगनयनी की जो जाति है गुजर, उसी के नाम पर बनाया गया था गुजरी महल। मृगनयनी महल के नाम से कोई बिल्डिंग नहीं है। आता है कि कौन नहीं है, तो हम मृगनयनी महल को अलग कर देंगे कि ये ग्वालियर के किले में नहीं है। केवल गुजरी या गुजरी महल है। कहाँ? ग्वालियर के किले में। चलिए आगे चलते हैं। चलो बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा है रुस्तम सिंह जी, अच्छी बात है। आपको समझ में आता है तो ये हमारे प्रयास की सार्थकता है। हमारी मेहनत समझ में आती है कि आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए बस इसका आनंद लीजिए और कुछ अच्छा करिए अगली परीक्षाओं में, तो अच्छा होगा। नहीं क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरी महल जो है इन्होंने बनवाया, किसने? मानसिंह महल ने। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये अब ग्वालियर के किले में क्या क्या महत्वपूर्ण है वो भी हम बात करते हैं। तो इन्होंने जो है ये इतने सारे, आप ध्यान रखें, मानसिंह ने मानव ग्रंथ लिखा जो संगीत ग्रंथ है, ध्रुपद संगीत संरक्षण दिया। इनका समय ग्वालियर का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके नाम पर मध्य प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। और इन्होंने गुजरी महल बनवाया, मानसिंह महल बनवाया, इन्होंने ही बनवाया था। क्या नाम था बेटा इनका? हाँ, मानसिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। मानसिंह तोमर ने कई विद्वानों को संरक्षण भी दिया है। अब देखिए किस किस को संरक्षण दिया। मानसिंह ने निम्न विद्वानों को संरक्षण दिया। मानसिंह ने निम्न विद्वानों को संरक्षण दिया था। मानसिंह ने निम्न विद्वानों को संरक्षण दिया। इनमें एक है हरिदास, एक हरिदास हैं, एक नाभादास हैं,
और सूरदास का जो बाल्यकाल है, सूरदास का बाल्यकाल, ध्यान रखें, बालक अवस्था इनके संरक्षण में ही व्यतीत हुई। 1, 2 और 3, हरिदास, नाभादास और सूरदास का जो बचपन का समय है उसको संरक्षण दिया था किसने बेटा? मानसिंह तोमर ने। एक प्रश्न सुनिए, हरिदास, हरिदास तानसेन के संगीत गुरु रहे हैं। तानसेन के संगीत गुरु, संगीत गुरु कौन था? हरिदास से। तानसेन ने, और ध्यान रखें, तानसेन ने ही राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की संगीत की, और कुछ समय तक मृगनयनी ने भी तानसेन को संगीत शिक्षा दी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान रखें, तानसेन उच्च शिक्षा के लिए मथुरा गए थे। कहां गए थे बेटा? मथुरा गए थे, और इसी मथुरा में स्वामी हरिदास ने इनको संगीत सिखाया था। आज भी भारत में स्वामी हरिदास संगीत समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष मथुरा में होता है। एक प्रश्न है कि स्वामी हरिदास संगीत समारोह कहाँ होता है? तो मथुरा में होता है। और तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर में 4 दिन के लिए ग्वालियर में होता है। इस बार दिसंबर में हुआ था, और पंडित सतीश व्यास को इस बार तानसेन सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इस साल पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया है। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया है। यहां तक कोई समस्या नहीं बेटा? अभी हम तमरघार के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्वालियर में क्या क्या है किले में, हम वो बात करते हैं। ग्वालियर के किले में क्या क्या और चीजें आपको पढ़नी है वो हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, एक तो मृगनयनी के लिए गुजरी महल है, एक मान मंदिर है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा ग्वालियर किले में क्या है? 1, 2 और 3, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये भी यहां पर किले में है। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, बड़े ध्यान से सुने। आपको पता है कि जहांगीर ने 5वें सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, और इनका जो बेटा था हरगोविंद, उनको बंदी बना लिया। गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। याद रखें, ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। यहां ये 2 वर्ष तक रहे थे। हाँ, ये 6वें गुरु हैं। ये सिखों के 6वें गुरु थे हरगोविंद, जो ग्वालियर के किले में 2 साल बंदी रहे। जहांगीर ने बंदी बना लिया था। यहाँ पर एक प्रश्न और पढ़ सकते हैं, इसको पहले सुन लीजिए कि जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करने के बाद उनके बेटे हरगोविंद को, जो 6वें गुरु थे, ग्वालियर के किले में बंदी बनाया, और यहाँ 2 साल तक रहे। जब इनको रिलीज किया गया तो 52 लोगों के साथ में इनको छोड़ा गया था। हाँ, 52 लोगों को साथ में रिलीज किया गया था। इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। इसका नामकरण 6वें गुरु ने किया था। 6वें गुरु हरगोविंद, जो अर्जुन देव के बेटे भी हैं। ये बेटा वही अर्जुन देव हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था अमृतसर में, और सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ इन्होंने लिखी है। सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ, जिसका जो रचना है वो अर्जुन देव ने किया था। 5वें गुरु थे, और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था अमृतसर में, और इनकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी। और एक प्रश्न इतिहास का और भी है कि ग्वालियर के किले का प्रयोग किस रूप में किया गया मुगल शासकों द्वारा? तो ध्यान रखें, जेल के रूप में। मुगल शासकों ने
ग्वालियर के किले का प्रयोग जेल के रूप में किया गया था, जेल के रूप में करते थे। तो चलो बेटा, यहाँ पर दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है ग्वालियर किले में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सूरज कुंड भी है। सूरज कुंड राजा सूरज सेन के नाम पर है सूरज कुंड। ग्वालियर किले में सूरज कुंड भी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे जैन मंदिर हैं। जैन संत आदिनाथ के बहुत सारे यहाँ पर जैन मंदिर हैं। चलो, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, इसकी एक बड़ी विशेषता है कि ये द्रविड़ शैली का है। तो ध्यान रखें, पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? तो वो तेली का मंदिर है, ग्वालियर के किले में है। एक्चुअली तेल का व्यापार करने वाले दक्षिण भारत के कुछ लोग इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने ही अपनी याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो प्रश्न आता है कि उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? तो वो ग्वालियर के किले में है तेली का मंदिर। मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैलियां थी। उत्तर भारत में नागर शैली है, साउथ में द्रविड़ शैली है और एक बेसर शैली है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब नागर शैली में है। एकमात्र मंदिर है तेली का मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के किले में सहस्त्रबाहु, लो सहस्त्रबाहु, इसको ग्वालियर के लोग बोलते हैं सास बहू का मंदिर, नाम है सहस्त्रबाहु का मंदिर। ये भी जो है ग्वालियर के किले में है, ये भी ग्वालियर के किले में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के किले में जहांगीर महल भी है। जहांगीर महल ओरछा में भी है, याद रखें। और जहांगीर महल ग्वालियर के किले में भी है जहांगीर महल। इसके अलावा ओरछा में भी जहांगीर महल है। इसके अलावा ओरछा में भी जहांगीर महल है। आगे बढ़ते हैं। इसी किले में वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी किले में राणा भीम सिंह, राणा भीम सिंह की छतरियां हैं। राणा भीम सिंह की छतरियां भी ग्वालियर के किले में बनी हुई हैं। ग्वालियर के किले में बनी हुई हैं। बेटा ये है ग्वालियर में तोमर वंश का इतिहास। आपके समझ में आया होगा ऐसा हमें लग रहा है। चलिए, तो इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में हम बुंदेला वंश की चर्चा करेंगे। बुंदेला वंश उसी एरिया में है जहां कभी चंदेल वंश हुआ करता था, उसी क्षेत्र में बुंदेला वंश है। बच्चों, आपको क्लास समझ में आई होगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। इतना अगर आप तोमर वंश और ग्वालियर का इतिहास पढ़ लेते हैं तो मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। आप पुराने टेस्ट पेपर लगा के भी आप देख सकते हैं एक बार, है ना। और बस पढ़ें इसको, और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। चलिए। चलिए बेटा, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। और बेटा लाइक वाइक भी तो करते रहे। राम राम तो ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लास को लाइक ही नहीं करते बच्चे, बस देखते रहते हैं। इतने आलसी मत बनो। आपके लाइक करने से थोड़ा पढ़ाने में आनंद आता है। टाइमिंग 8:30 बजे से है, लेकिन कभी कभार 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम है ना, इसलिए 2-4 मिनट आगे पीछे चला जाता है। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी होते हैं, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं और अपने परिजनों को और अपने जो भाई बंधु हैं उनको भी आप बताएं। ठीक है बेटा, चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।